नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज के शो में हम बात करेंगे देश और राज्य से जुड़ी अहम खबरों पर। आज बात होगी मनरेगा में हुए बड़े बदलाव की, उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में हुए विवाद की, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विवादित व्यवहार की और अंत में बात होगी दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की स्थिति की। लेकिन इससे पहले चलिए एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सोनिया राहुल को बड़ी राहत, नेशनल हेराल्ड केस में संज्ञान लेने से कोर्ट का इनकार। बंगाल के खेल मंत्री ने दिया इस्तीफा, मेसी के कार्यक्रम में बवाल के बाद छोड़ा पद। थाईलैंड से दिल्ली लाए गए अग्निकांड आरोपी लूथरा ब्रदर्स गोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी राम जी विधेयक को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन, मकर द्वार से गांधी प्रतिमा तक किया मार्च। नाम बदलने की सनक समझ में नहीं आती, सदन में बोली प्रियंका गांधी। लोकसभा में पेश हुआ सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक, वित्त मंत्री ने दी जानकारी। दक्षिण कश्मीर के शोपिया और कुलग्राम में सीआईके की छापेमारी, कई ठिकानों पर कार्रवाई। वाराणसी से 50,000 का इनामी नक्सली गिरफ्तार, 13 साल से था फरार। सोने चांदी के दामों में आई गिरावट, 1,35,540 रुपए पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड। लाल निशान पर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 533 अंक टूटी, निफ्टी 25,900 के नीचे। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं मनरेगा में हुए बड़े बदलाव की। आज हम बात करने वाले हैं देश की एक बड़ी खबर पर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा अब बदलने जा रहा है। जी हां, सरकार इसे खत्म करके लाने जा रही है नया कानून बीबीजी रामजी यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बदलाव सिर्फ नाम बदलने का नाटक है या सच में गांव के लिए रोजगार और आजीविका की गारंटी बढ़ाएगा, और क्या इस नए कानून से राज्य सरकारें और गरीब परिवारों पर अतिरिक्त बोझ आएगा। आज हम आपको इस खबर की पूरी डिटेल, हर पहलू और इतिहास सहित बताने जा रहे हैं। दरअसल सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर बीबीजी रामजी विल 2025 रखा है। केंद्र सरकार संसद शीतकालीन सत्र में इसे पेश करने जा रही है। इस बिल का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। इस बिल के मुताबिक अब हर ग्रामीण परिवार को बिना कौशल वाला काम करने पर हर साल 125 दिन का रोजगार मिलेगा। यानी मनरेगा के तहत मिले 100 दिन की गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन किया जा रहा है। वहीं एक बड़ा बदलाव ब्रेक पीरियड का है। नए कानून में खेती के सीजन, बुवाई और कटाई के दौरान रोजगार अस्थायी तौर पर रोका जाएगा ताकि खेतों में काम प्रभावित ना हो। हर राज्य को सालाना 60 दिन की अवधि पहले से ही घोषित करनी होगी। ये अवधि जिले, ब्लॉक या ग्राम पंचायत स्तर पर अलग अलग हो सकती है। वहीं मजदूरी भुगतान में भी बदलाव किया गया है। जी हां, मनरेगा में मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के अंदर होता था। नए कानून में इसे साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा। भुगतान में देरी होने पर मुआवजा भी जारी किया जाएगा। साथ ही मनरेगा में केंद्र सरकार पूरी फंडिंग करती थी, लेकिन नए बिल में अब राज्य सरकारों को भी खर्च साझा करना होगा। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति और वन अधिकार वाले परिवारों को अतिरिक्त 50 दिन का रोजगार मिलेगा। प्राकृतिक आपदा या सूखा प्रभावित क्षेत्रों में 100 दिन से ऊपर का काम उपलब्ध कराया जा सकता है। वहीं इस बिल का विरोध कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम हटाना गलत और फिजूल खर्च है। आपको बता दें, इतिहास में भी मनरेगा को लेकर विवाद हो चुका है। 2011-12 में यूपीए सरकार में शरद पवार ने खेती के सीजन में योजना रोकने का सुझाव दिया था। उस समय ग्रामीण विकास मंत्री रहे जयराम रमेश ने कहा कि योजना कृषि कार्यों पर असर नहीं डालती है। विवाद के बाद 2012 में योजना में 30 नए कार्य जोड़े गए। केंद्र का कहना है कि ये नया कानून विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास और रोजगार का नया ढांचा तैयार करेगा। वहीं इस नए बिल को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे
क्या वीवीजी राम जी विल गांव में रोजगार और आजीविका बढ़ेगी, या सिर्फ मनरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी का याददाश्त को धोखा दिया जा रहा है? क्या राज्य सरकारों की फंडिंग शेयर से गरीब परिवारों को नुकसान होगा? ये सवाल पूरे देश के सामने हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में इस बिल पर बहस होने वाली है। विपक्ष बिल को स्थायी समितियों के पास भेजकर पूरा विश्लेषण कराने की मांग कर रहा है। देखा जाए तो नया बिल सिर्फ नाम बदलने का मामला नहीं, बल्कि गांव के रोजगार, मजदूरी, फंडिंग और कृषि सीजन से जुड़ा है। अब देखना होगा कि संसद में इसे मंजूरी मिलती है या फिर विपक्ष और राज्यों की आलोचना के चलते इसे और संशोधित करना पड़ेगा। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से करीब 4 करोड़ वोटर्स के नाम कटने की खबर सामने आने के बाद राज्य की राजनीति में जबरदस्त हलचल मच गई है। जी हां, उस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर किसी भी योग्य मतदाता का नाम गलत तरीके से कटा है तो ये ठीक नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं विपक्ष इस सफाई से संतुष्ट नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। अखिलेश का कहना है कि जानबूझकर बड़ी संख्या में गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं के नाम काटे गए हैं ताकि चुनावी नतीजों को प्रभावित किया जा सके। ऐसे में अब सीएम योगी के 4 करोड़ वाले दावे पर प्रदेश में सियासी चिंगारियां उठ रही हैं। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। मुख्यमंत्री ने 14 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम में कहा था कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत अब तक लगभग 12 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ से अधिक है। इस लिहाज से प्रदेश में मतदाताओं की संख्या कम से कम 16 करोड़ होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी याद दिलाया था कि 2024 की मतदाता सूची में प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया में करीब 4 करोड़ नाम हटाए गए। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। कितनी है? 25 करोड़। 25 करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। 64 से 65% लोग ऐसे होने चाहिए, ऐसे होंगे जो 18 वर्ष से ऊपर के होंगे। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही है ना। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो यह संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं, वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 2025 की जो मतदाता सूची थी, जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। कितने थे? 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा, वह मतदाता बनने का हकदार होगा। यह संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन यह संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। वहीं अब सीएम योगी के इस 4 करोड़ वाले दावे पर प्रदेश में सियासी चिंगारियां उठ रही हैं। समाजवादी पार्टी के दावे को लेकर खुश नहीं हैं
और आशंकित है कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमने 3 करोड़ वोट काटने की बात कही थी, लेकिन सीएम योगी इसे बढ़ाकर 4 करोड़ कर दिया। यह चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। सीएम योगी के दावे तो साफ हैं कि भारतीय जनता पार्टी मतदाता सूची में हेरफेर कर रही है। सीएम योगी इतने पुख्ता तौर पर 4 करोड़ का आंकड़ा कैसे दे सकते हैं? मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर काम कर रहे हैं। देखा जाए तो इस 4 करोड़ के चक्कर ने एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का चैन छीन लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ 4 करोड़ के आंकड़े में अखिलेश यादव को पीडीए की चांदी दिख रही है। सीएम योगी के 4 करोड़ वोटों के गैप वाले बयान से उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में नया तूफान आ गया है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ वोट काटे जा रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस दावे को पीडीए की जीत का रंग देने की कोशिश की है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि सीएम योगी 4 करोड़ वोटरों के गैप का आंकड़ा दे रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट काटे जाने हैं। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। ऐसे में यह संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन यह संख्या बढ़ी नहीं, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट के ये 12 करोड़ हो गई है। फिलहाल 2027 विधानसभा की लड़ाई 3 और 4 करोड़ वोटरों के चक्कर में फंसी हुई नजर आती है। हालांकि इसे लेकर हो रही सियासत अपनी जगह है, लेकिन 3 और 4 का ये अंक गणित चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल जरूर खड़े कर रहा है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के दौरान अब तक 3 अलग अलग दावे सामने आ चुके हैं। ये तीनों दावे प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया की विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते नजर आते हैं। जैसे 10 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दावा किया 2 करोड़ 91 लाख वोटर नहीं मिले। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में 3 करोड़ वोट काटे जा रहे हैं। अब खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा कर दिया कि उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ वोटरों का अंतर आ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में 2027 से पहले आंकड़ों का ये कैसा खेल खेला जा रहा है। सवाल यह है कि वोटरों को लेकर ये अलग अलग दावे चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल नहीं खड़े करते, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से इन आंकड़ों पर सफाई देने की कोशिश नहीं हो रही है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी एक अजीबोगरीब हरकत को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। जी हां, उन्होंने सार्वजनिक मंच पर एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब खींच लिया। सुनने में बोलने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये सच है। वहीं जब ये वीडियो वायरल हुआ तो बिहार की राजनीति में हंगामा मच गया। ये वीडियो 15 सेकंड के करीब का है। दरअसल कार्यक्रम था आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपने का। ये नियुक्ति पत्र नीतीश खुद अपने हाथों से चयनित अभ्यर्थियों को सौंप रहे थे। इसी बीच मंच पर एक मुस्लिम डॉक्टर आई जिसका नाम नुसरत परवी है। उन्हें भी नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र सौंपा था। साथ में फोटो खिंचवाई। मंच पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद थे। नीतीश इस दौरान मुस्कुराते रहे, फिर अचानक महिला के हिजाब की तरफ कुछ इशारा किया और पलक झपकते ही हिजाब को नीचे खींच दिया। यह हरकत देखते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। महिला डॉक्टर भी सन्न रह गई कि मुख्यमंत्री ने ये क्या कर दिया। जो होना था वो हो गया, लेकिन इसके बाद जो होना था वह भी नया नहीं था। आगे हम आपको कुछ बताएं, पहले आप भी ये वायरल वीडियो देख लीजिए। सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके नीलम अभिरंजन। वहीं इस वीडियो के वायरल होते ही बिहार की सियासत में सर्दी में गर्मी का तापमान बढ़ गया। कांग्रेस ने इसे बहाने सोशल मीडिया पर बिहार में महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा लिया और नीतीश के हिजाब खींचने को नीच हरकत बताया। नीतीश से माफी मांगने को कहा गया। वहीं आरजेडी ने नीतीश की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए और लिखा कि ये क्या हो गया नीतीश जी को। मानसिक स्थिति अब बिल्कुल दयनीय हो चुकी है।
या फिर नीतीश बाबू अब 100% संघीय हो चुके हैं? हालांकि आपको बता दें, ये पहली बार नहीं जब नीतीश के अजीबोगरीब व्यवहार पर बिहार में राजनीतिक तकरारें हुई हूँ। इससे पहले भी अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग किस्म की अजीबोगरीब हरकत नीतीश कुमार करते रहते हैं और बिहार के विधानसभा चुनाव में तो उनकी मानसिक स्थिति को एक मुद्दा बना दिया गया था। लेकिन यहाँ मामला बहुत अलग है। ये मुस्लिम महिला के सम्मान से जुड़ा वाक़या है और विपक्ष के नेताओं की जुबानी फायरिंग को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये मामला बिहार की राजनीति में जल्दी ठंडा पड़ेगा। लोगों का कहना है कि ये उनकी गलती है और इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी ही चाहिए। वहीं कांग्रेस ने इसके लिए नीतीश कुमार से इस्तीफ़ा भी मांगने की बात कही है। कुल मिलाकर तमाम राजनीतिक दल नीतीश कुमार के इस व्यवहार से काफ़ी गुस्से में हैं। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना मुश्किल हो गया है और अब तो देखने में भी दिक्कत होने लगी है। पूरे शहर को घना कोहरा, स्मॉग और प्रदूषण ने ढक लिया है। 15 दिसंबर को दिल्ली का AQI 450 के ऊपर पहुंच गया था, जो बेहद खतरनाक माना जाता है। कुछ जगह पर ये 500 के करीब है। स्मॉग इतना घना है कि दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है और लोग अपने घरों में रहकर सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं, पूरे भारत में वायु प्रदूषण अब एक गंभीर स्वास्थ्य संकट बन चुका है। एक स्टडी के अनुसार हर साल भारत में 15 से 20 लाख लोग प्रदूषण के कारण मरते हैं। ये धूम्रपान या हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से भी ज़्यादा खतरनाक है। दिल्ली एनसीआर में सर्दियों में प्रदूषण सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सिर्फ सांस को ही नहीं, दिल को और खून की नलियों को भी नुकसान पहुंचाता है। धमनियों में सूजन और प्लॉक बनता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। दिमाग और बच्चों के विकास पर भी इसका असर पड़ता है। गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के लिए भी ये खतरनाक है। प्रदूषण का असर सिर्फ स्वास्थ्य पर ही नहीं रहता, हमारी जेब पर भी पड़ता है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2019 में भारत को प्रदूषण की वजह से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जो GDP का 1.36% है। लोग बीमार होते हैं, अस्पताल का खर्च बढ़ता है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और टूरिज्म भी कम हो जाता है। हालांकि समाधान के लिए सरकार NCAP चला रही है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, पराली जलाने के विकल्प तरीके अपनाने और इंडस्ट्री पर नियंत्रण करने की ज़रूरत है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने की भी आवश्यकता है। देखा जाए तो असल में वायु प्रदूषण एक ना दिखने वाली महामारी है, जो धीरे धीरे लाखों लोगों की जान ले रही है। दिल्ली की सर्दियों में इसका असर सबसे ज़्यादा दिखता है, लेकिन ये पूरे देश में फैला हुआ है। अगर हम अब सचेत नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियों को सांस लेने की कीमत चुकानी पड़ेगी। स्वच्छ हवा हमारा हक है और सांस लेना जीने का सबसे बड़ा अधिकार। तो आज की खबरों में आपने देखा कि देश में रोजगार, राजनीति और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे किस तरह तेजी से बदल रहे हैं। मनरेगा का नया बिल, उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का विवाद, बिहार में महिला सम्मान और दिल्ली NCR का वायु प्रदूषण, ये सभी मुद्दे धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी और भविष्य को प्रभावित करते हैं। हम आपसे बस यही कहेंगे कि खबरों से जुड़े रहें, सचेत रहें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी चैनल पर। तब तक बने रहिए आपसी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।